गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लासिफिकेशन तक के टॉपिक हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, टॉपिक आप लोगों ने समझा होगा। अब इसके आगे देखा जाए, कुछ हम लोग आगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी इजी हैं टॉपिक, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। 10th क्लास में भी आपने कुछ इसके पॉइंट सीखे हैं। सबसे पहले देखिए होमोलोगस सीरीज़। अब नाम से इसमें फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़े, फिर होमोलोगस सीरीज़ पर आते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक छोटा सा टॉपिक है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ ध्यान रखना कि हम लोग ने क्या फंक्शनल ग्रुप को माना है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स ऐसा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम दो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा, उसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। जैसे ROH, अब ये एल्कोहल है, OH यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। RCHO, अब ये एल्डिहाइड जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। देखिए एल्कीन और एल्काइन में हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये रियल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में हमने क्या एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लिया है। इसलिए यूँ समझ सकते हो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर कोई एल्कीन प्रोडक्ट है या कोई एल्काइन प्रोडक्ट है, तो उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पर ऑलमोस्ट केमिकल बिहेवियर इसके डिसाइड होंगे। इसलिए इनको हम जस्ट लाइक फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर किया है। इसके बाद होमोलोगस सीरीज़, जैसा कि आपने 10th क्लास में ही सीखा है, वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अ सीरीज़ ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच द मेंबर्स possess the same functional group and have similar chemical characteristics are known as homologous series। होमो का मतलब सिंपली सेम से है, सिमिलर से है। इसी बेसिस पर हम ऐसे सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ का नाम देंगे। अब जैसे देखा जाए, आप लोगों ने 10th क्लास में इस टॉपिक को पहले से ही आपने सीखा है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो अपने के लिए कोई प्रॉब्लम हो। जैसे अगर हम एल्कीन की बात कर लें, सपोज करो एल्कीन। अब एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है आप लोगों को ये पता है कि CnH2n+2, ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है। यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम। अगर कार्बन का एटम 1 है तो हाइड्रोजन का एटम देखा जाए 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, +2 4 आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला जो बनेगा ये देखिए CH4 बन जाएगा। 1 को अगर यहाँ न रिप्रेजेंट कर दिया तो भी ऑलरेडी 1 रिप्रेजेंट है। अगर हम C2 लेकर के चलें तो H6 आ जाएगा, C3 H8 हो जाएगा इसी फार्मूले का यूज़ करके, C4 H10 आ जाएगा। ऐसे आप कार्बन बढ़ाते जाओ और हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरी जो सीरीज़ मिलेगी आपके एल्कीन की सीरीज़ हो जाएगी। एल्कीन के लिए देखा जाए, आप लोग इसको 10th क्लास में इतना तो सीखा ही आप लोगों ने। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला आता है ये CnH2n आता है। अब यहाँ पर देखा जाए 1 कार्बन की एल्कीन नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो एल्कीन 2 कार्बन से स्टार्ट होगी। अगर हम C2 लेकर के चलेंगे तो H की वैल्यू 2 × 2 4 आ जाएगा। C3 तो H यहाँ पर देखा जाए 2 × 3 6 हो जाएगा। C4 ऐसे H8, C5 H10, ऐसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओ और अगला हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता चला जाएगा और पूरी एल्कीन की सीरीज़ मिल जाएगी। एल्काइन की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर देखा जाए तो इसका भी जनरल फार्मूला सबको पता है, CnH2n-2 यहाँ पर देखो आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 कार्बन की एल्काइन नहीं बनेगी, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, C2H2 देखो 2 × 2 4 आ जाएगा, उसमें 2 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा। C3H4, C4H6, C5H8, ऐसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओ और आगे सीधे सीधे अगला मेंबर आपको मिलता चला जाएगा।
अगर हम एल्कोहल की बात करें, यहाँ पर एल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला आएगा ये CnH2n+1OH इसका आएगा। ये जनरली CnH2n+1 ये एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है, इसका आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखा जाए अगर हम 1 कार्बन के एल्कोहल की बात करें तो C1H3OH, तो CH3OH हो जाएगा, C2H5OH, इसमें आप N की वैल्यू को कार्बन के नंबर से रिलेट करते रहिए, C3H7OH, C4H9OH, ऐसे हम कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएं और आगे सीरीज़ अपने को मिलती चली जाएगी। तो ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था होमोलॉगस सीरीज़ का। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर दें। होमोलॉगस सीरीज़ के जनरल कैरेक्टर आप लोगों को पहले से पता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, अभी आपने देखा। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, एल्कोहल का CnH2n+1OH। ऐसे किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ के जितने भी कंपाउंड हैं उनको जनरल फार्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर फार्मूला बाय CH2 और बाई 14 AMU। अगर किसी भी 2 मेंबर में, जैसे इनमें दोनों के बीच में हम कंपेयर करें, यहाँ पर देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है, कहीं पर भी इनके 2 मेंबर के बीच में ले लो वही CH2 का गैप रहेगा। एल्कोहल में भी अगर आप चाहो तो किसी 2 में कंपेयर कर लो, यही CH2 का गैप आएगा, और जब मोलर मास निकालोगे तो 14 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंट मेंबर्स इन अ फैमिली हैव कॉमन फंक्शनल ग्रुप, सबको पता है। एल्कीन में देखा जाए डबल बॉन्ड रहेगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एल्कोहल में सामने दिख रहा है OH है। तो ऐसे जितने भी मेंबर किसी पर्टिकुलर इसमें होमोलॉगस सीरीज़ के होंगे, सब में एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। द मेंबर इन एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी and their physical properties such as melting point, boiling point, density, solubility etc. show a proper gradation with the increase in molecular mass। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी किसी भी मेंबर में, किसी भी पर्टिकुलर कर सकते हो सीरीज़ के सभी मेंबर की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप पर डिसाइड होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होगी वो मास पर डिसाइड होती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें स्पेशली, यानी सीरीज़ में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर लें, तो उस केस में मोलर मास चूँकि इंक्रीज़ होगा, तो मोलर मास इंक्रीज़ होने से उनकी जो कह सकते हो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब कवर होते हैं, उसमें एक ग्रेजुअल चेंजेस होगा, यानी कह सकते हो कि एक प्रॉपर ग्रेडेशन होगा। बहुत बड़ा गैप एकाएक मेंबर टू मेंबर नहीं आएगा, एक रेगुलर ऑर्डर में सिंपल वे में गैप क्रिएट होगा, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बने या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बने। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि होमोलॉगस सीरीज़ के हैं। अभी एक पॉइंट्स और है स्पेशली, हम लोग जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट हम लोगों के लिए बड़ा कॉमन अच्छा पॉइंट्स है, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से समझना होमोलॉगस सीरीज़ का। द मेंबर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सीरीज़ कैन बी प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाई सिमिलर मेथड्स नोन एज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे तो आप देखना उसमें काफ़ी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चाहे वो एल्केन का हो, चाहे एल्कीन का हो या एल्काइन का हो। तो उसमें जनरल मेथड्स में ऐसे ऐसे मेथड्स होंगे जिससे किसी भी ऑलमोस्ट काफ़ी कह सकते हो कि होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर को हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ देखना चाहेंगे। जैसे देखा जाए ये जो हमारे सामने CH3COOH है, ये देखा जाए एसिटिक एसिड है, और इसका रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें तो इसका सॉल्ट बन जाएगा। आप सबको पता है ये बन जाएगा CH3COONA और प्लस H2O, ये सॉल्ट बन जाएगा। अब इसी सॉल्ट का जो एसिड का सॉल्ट बना है, यहाँ पर देखो CH3COONA, इसका रिएक्शन हम सोडा लाइम से करा दें NaOH के साथ, और इसी में हम CaO डाल देंगे। तो NaOH को हम कास्टिक सोडा का नाम देते हैं और CaO को लाइम का नाम देते हैं। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है NaOH के अंदर जो CaO हमने डाला है सोडा लाइम है। तो इसमें देखा जाए इतना पार्ट देखा जाए मिल करके ये Na2CO3 बन जाता है, ये और CH3 और ये H मिल करके बन जाते हैं CH4 प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। अब किसी भी एसिड का सोडियम सॉल्ट लें, अभी तो एसिटिक एसिड का था यानी इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट था, अब प्रोपेनोइक का लेकर के चलें
देखिए CH3 CH2 COONA, इसका सोडियम सॉल्ट ले लें और सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट करा दें यहाँ पर। तो इस केस में CaO तो यहाँ पर लेना है। अब ये देखो ये पूरा हिस्सा Na2CO3 बन करके अलग हो जाएगा। CH3 प्लस Na2CO3 देखा जाए इथेन बन गया। अगर हम इसका अगला मेंबर लेकर के चलें CH3 CH2 CH2 COONA, ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेकर के चलें और NaOH के साथ ट्रीटमेंट करा दें CaO के प्रेजेंस में, तो ये पूरा पोर्शन Na2CO3 बन करके अलग हो जाएगा। और ये हमारे सामने CH3 CH2 CH3 प्लस Na2CO3। इसी तरह से एक एक करके कार्बन के अगले वाले मेंबर का सोडियम सॉल्ट बनाते जाएंगे और सोडा लाइम से ट्रीटमेंट करके अगला मेंबर मिलता चला जाएगा हमें। तो देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आगे ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसे 1 बाय 1 मिलता चला जाएगा। ऐसे काफ़ी मेथड्स हैं जिनको हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से का नाम देते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट कह सकते हो कि काफ़ी कंपाउंड को हम बना सकते हैं। ये तो सिंपल सा यानी पॉइंट्स थे होमोलोगस सीरीज़ के, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट थे जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट पर चलेंगे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन। अब जैसे एक स्ट्रक्चर हमारे सामने देखो ये बना हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने CH4 लिया है। अगर कार्बन की चारों की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होंगी, कोई भी वैलेंसी इसमें कार्बन पूरी नहीं करेगा, तो भी इसको हम प्राइमरी कार्बन का नाम देते हैं। 1 डिग्री से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है, इसमें इस कार्बन को अगर आप देखो तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से पूरी है, बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन का नाम देते हैं। ऐसे कार्बन को देखा जाए, ये कार्बन भी वही सेम है, इस कार्बन से केवल अटैच है, एक वैलेंसी कार्बन पूरी कर रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, तो 1 डिग्री कार्बन। ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर हम 1 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो या तो ये नेचर या तो ये वाले नेचर आपके सामने आएंगे। 2 डिग्री वाले कार्बन में क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन इसको नाम देते हैं। इसकी 2 वैलेंसी कार्बन पूरी करेगा। जैसे देखो इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हुई, एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो गई और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो ऐसे केस में इसको हम 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन का नाम देंगे। अगर कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन पूरी करेगा, एक वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा, तो इसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन का नाम देते हैं, टर्शियरी कार्बन नाम देते हैं। और अगर 4 की चारों वैलेंसी कार्बन से ही पूरी होंगी तो इसको हम 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी कार्बन का नाम देते हैं। तो आप लोग थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और इसको ज़रूर समझना। अब जैसे देखिए, अ कार्बन एटम अटैच टू वन अदर और नो अदर मैंने इस CH4 के लिए लिया है, और 1 अदर में ये जो कार्बन है ये काउंट हो जाएंगे। कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, ऐसे 1 डिग्री से हम लोग दिखाते हैं। अ कार्बन एटम अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, जैसा कि ये वाला कार्बन है, इसके लिए मैंने सेकेंडरी कार्बन ऐसे 2 डिग्री से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अ कार्बन एटम अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन, ये वाला कार्बन जो है जिसकी 3 वैलेंसी कार्बन पूरी कर रहा है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, तो इसको हम टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन का नाम देंगे। और लास्ट में अ कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। अब यहाँ पर क्वाटरनरी कार्बन देखा जाए, ये है जिसकी 4 वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइज है, कंप्लीट है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब इसके आगे हमारा एक टॉपिक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल का हम इसको नाम देते हैं। UPSC नेम में जब हम लोग साइड चेन की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में ऐसे काफ़ी ग्रुप आते हैं। अभी 10th क्लास में आपने इथाइल मिथाइल इनका ही स्पेशली ध्यान रखा है। अब पहले इसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करें। पहले ये देखिए कि एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल बनता कैसे है। एल्कीन जो हमारे पास है उससे अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो एल्काइल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये एल्काइल जो पार्ट में मिलेगा हाइड्रोजन हटने के बाद उसको हम एल्काइल का नाम देंगे। जैसे देखिए CH4 है, आप सबको पता है 10th में इतना UPSC आपने सीखा ही है, इसको हम मेथेन का नाम देते हैं। इससे एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो बन जाएगा CH3। ये जो हम लाइन दिखा रहे हैं
एक कार्बन की वैलेंसी जो हाइड्रोजन के हटने से वैकेंट है, फ्री है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी ये बन जाएगा मिथाइल, METH हमने इससे ले लिया और YL लगा दिया, तो इसका एल्काइल पार्ट बन गया मिथाइल। अगर हम CH3 लेकर के चलें तो ये देखो इथेन है, दोनों कार्बन 1 डिग्री वाले हैं। ये कार्बन भी इससे इस कार्बन की भी एक वैलेंसी, ये कार्बन पूरी कर रहा है 3 हाइड्रोजन, और वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, दोनों कार्बन एक जैसे हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें किसी भी कार्बन से तो CH3 CH2 और जो वैलेंसी है हाइड्रोजन के हटने वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम इथाइल का नाम देंगे। ETH यहाँ से मैंने लिया और आगे YL लगा दिया। तो मिथाइल इथाइल तो आप लोग पहले से ही जानते हो, थोड़ा इसके आगे की भी बातें अपने करनी है, वो थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना। अब जैसे देखिए इस केस में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कार्बन, ये प्रोपेन है, आप लोगों को इतना तो क्लियर है ही। ये कार्बन देखो 1 डिग्री और ये भी कार्बन 1 डिग्री, और बीच वाला कार्बन देखो 2 डिग्री का है। तो इन दोनों, अगर हम हाइड्रोजन को 1 डिग्री वाले कार्बन से हटाएंगे तो CH3 CH2 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 मतलब CH3 CH2 CH2 ये वाली कंडीशन देखो हमें बनेगी। इसको हम प्रोपाइल का नाम देंगे, लेकिन N वर्ड लगा देंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन में हमें अल्काइल ग्रुप मिला है। और अगर हम 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो उस केस में देखो CH3 CH, हाइड्रोजन के हटने से वैलेंसी वैकेंट हुई है, और CH3 ये वाला CH3, क्योंकि 1 डिग्री वाले कार्बन में तो कुछ हुआ नहीं, 2 डिग्री कार्बन से हमने हाइड्रोजन को हटाया है। तो इसको हम आइसोप्रोपाइल का नाम देते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड कई बार आपके सामने आएगा। अभी मैं भी डिस्कस करेंगे कि आइसो या नियो कब टर्म हम लगाएंगे। ऐसे देखा जाए हमने ब्यूटेन लिया है। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन 1 डिग्री वाले कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, बीच के दोनों कार्बन सेकेंडरी है। तो अगर हम प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएं और एल्काइल ग्रुप क्रिएट करें तो CH3 CH2 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 और ये वैलेंसी जो हाइड्रोजन के हटने से यहाँ रिलीज क्रिएट हुई है, तो इसको ब्यूटाइल का नाम देंगे। क्योंकि स्ट्रेट चेन में एल्काइल ग्रुप मिला इसलिए N, नॉर्मल ब्यूटाइल। और अगर हम 2 डिग्री वाले किसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दें तो अब उस केस में देखो इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को हटाया है, इसलिए वैलेंसी में दिखा रहा हूँ CH3 CH CH2 CH3। तो इस कार्बन के साथ ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, यहाँ पर देखा जाए SEC ब्यूटाइल, ऐसे हम लोग स्पेशली मेंशन करते हैं। अगर हम इस केस को लेकर के चलें 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें देखा जाए ये जो आपके सामने कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये बीच वाला कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है। थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग समझना, ये 3 डिग्री कार्बन है बीच वाला। तो अब अगर हम प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं और अल्काइल ग्रुप क्रिएट करते हैं तो यहाँ देखा जाए आइसोब्यूटाइल, यहाँ पर इससे या इससे किसी से अगर हमने हाइड्रोजन को हटाया, ध्यान रखना एल्काइल ग्रुप हमेशा पेरेंट चेन के साथ साइड चेन में अवेलेबल होने वाले कह सकते हैं पार्ट हैं। तो आपको थोड़ा इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कभी कभी हमारे लिए इनकी नीड है। तो इसको हम आइसोब्यूटाइल का नाम देंगे। देखो जब आइसो वर्ड लगेगा या न्यू वर्ड लगेगा तो पूरे कार्बन काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटाइल वर्ड आएगा और सिचुएशन इससे मैच कर रही है, इसलिए हम आइसोब्यूटाइल वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर हम इस 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस केस में CH3C, ये जो हाइड्रोजन हटने के बाद वैलेंसी फ्री हुई है CH3 इसको टर्शियरी ब्यूटाइल का नाम हम देते हैं या TERT ब्यूटाइल, ऐसे सिंपली मेंशन करते हैं, लेकिन ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कहने का मेरा मतलब है कि एल्काइल ग्रुप कैसे क्रिएट होते हैं और किसको हम आइसो, किसको नियो, किसको टर्शियरी ऐसे नाम देंगे। अब ज़रा इसकी तरफ आते हैं। प्रीफिक्स N फॉर नॉर्मल is used for those alkanes in which all the carbon atoms form a continuous chain with no branching। जैसे ये देखो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, इसके लिए प्रीफिक्स N यूज़ करते हैं। मतलब प्रीफिक्स क्या होता है पता है, जो पहले आता है। प्रीफिक्स आइसो इज़ यूज्ड फॉर दोज एल्केन्स इन विच एन वन एल्काइल ग्रुप इज़ अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कॉन्टिन्यूस चेन। जैसे देखा जाए ये सिचुएशन CH3 CH CH3 CH3। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये पूरा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, या अगर नहीं हटाएंगे तो भी इसको हम आइसोब्यूटेन का नाम देंगे। सेकंड लास्ट, तो यहाँ से इस साइड से भी सेकंड नंबर पर आएगा, इधर से भी सेकंड नंबर पर ही आएगा, तो आइसोब्यूटेन। और ब्यूटेन वर्ड इसलिए क्योंकि पूरे कार्बन काउंट हो जाएंगे। आइसो न्यू वर्ड टर्म में
यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया है, आइसोपेंटेन। अब यहाँ पर जो सेकंड लास्ट वर्ड आया है इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आइसो या नियो ये ज़्यादातर टर्म हम लोग कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप के रिगार्डिंग बनाते हैं। अब यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये वाला पार्ट तो पेरेंट चेन से अटैच होगा, जो कि हाइड्रोकार्बन या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, और इसके बाद ये कार्बन नंबर 1 कंसिडर हो जाएगा, और सेकंड लास्ट ये वाला आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको आइसोपेंटेन वर्ड लगा रखा है। ऐसे आइसोहेक्सेन वर्ड यहाँ पर देखो लग जाएगा, क्योंकि सेकंड लास्ट वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप साइड चेन में अटैच है। ऐसे हम देखा जाए नियो वर्ड खूब यूज़ करते हैं। इसमें देखा जाए प्रीफिक्स नियो इज़ यूज्ड फॉर दोज एल्केन्स विच हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कॉन्टिन्यूस चेन। जैसे देखा जाए ये नियोपेंटेन, अब इस कहीं से भी किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के इसको एल्काइल ग्रुप बना दिया जाए, तो जहाँ से अगर यहाँ से हमने हाइड्रोजन को हटाया तो ये कार्बन पेरेंट चेन से लिंक करेगा, तो कार्बन नंबर 1 होगा या कार्बन नंबर 2 होगा, या यूँ कह लिए इधर से काउंट करेंगे सेकंड लास्ट होगा, तो इस पर 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, तो नियोपेंटेन हम इसको नाम देंगे। अब इसमें देखा जाए नियोहेक्सेन नाम देंगे। अब नियोपेंटेन या नियोहेक्सेन ये सब वर्ड जब आते हैं तो पूरे कार्बन काउंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए नियोहेक्सेन, और कार्बन बढ़ा देंगे इसी के आगे, और सेकंड लास्ट पर 2 मिथाइल साइड में रखेंगे, तो ऐसे केस में हमारा न्यू वर्ड स्पेशली आएगा। अब आज के वीडियो में आप लोग इतना कंप्लीट करना। अब इसके बाद हम सीधे IUPAC नोमेनक्लेचर पर आएंगे। उसमें भी बहुत कुछ हमें सीखना है। 10th क्लास में आपने जो भी सीखा है उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट IUPAC की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं आप लोगों के समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट में जा कर के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को आप बताना, फिर मैं उसके आंसर की तरफ उसका मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।